हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इतने दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए आई एम सॉरी। बिकॉज़ आपको पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम था, जिस कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं ये हम आपको बताना चाहेंगे। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक के तत्व को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि डी और एफ ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम क्या किए कि फर्स्ट वाला पार्ट का हम 2 चैप्टर अभी रहने दिए हैं और एक फर्स्ट वाला चैप्टर है वो मेरा बाकी है। बाकी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हम सोच रहे थे कि फर्स्ट वाले में से कुछ रहने दिए हैं, तो ठीक है भाई, 3 चैप्टर हमारा फर्स्ट में का बाकी है। और हम सोच रहे थे कि इसी के साथ हम सेकेंड वाले को ले चले, मतलब कुछ हम सेकेंड में का भी पढ़ ले। फिर उसके बाद अब इसमें ये चैप्टर हमने कंटिन्यू किया है तो हम इसे पढ़ाएंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर ये जाएगा, हेलोएल्केन और हेलोएरिन। तो क्या होगा कि मतलब इस सेकेंड वाले पार्ट में का हम जब 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम फर्स्ट वाले को फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले को हम कंप्लीट करके फिर हम सेकेंड वाले का पार्ट मतलब बनाने लगेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन। देखिए, नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है हेलोएल्केन और हेलोएरिन। इसके नाम से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, मतलब सभी चैप्टर का मतलब पार्ट 2 जो है केमिस्ट्री का, पार्ट 2 का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। लोग कहते हैं कि कीटोन, अल्कोहल, ईथर वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन हमको ये ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें सब चैप्टर आ जाते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा एमीन वाला चैप्टर भी, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब इसी वाले चैप्टर में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमें आईपीसी नाम भी पढ़ना पड़ता है और उसके बाद कायरलिटी देखना पड़ता है, जिसे हम चिरैलिटी कहते हैं कुछ लोग। इसी में जीओसी भी आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत से चीज़ें आती हैं जो हम क्रम रूप से धीरे धीरे करके बताते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना कुछ जान गए। अगर आपको ऑर्गेनिक का मतलब केमिस्ट्री का पार्ट 2 का अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो प्लीज़ विश्वास रखिए, बहुत कुछ आ जाएगा। बस कंटिन्यू पढ़ाई रखिएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हेलोएल्केन। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं हेलोएल्केन। ठीक है, देखिए हेलोएल्केन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा हेलोएल्केन क्या होता है। तो देखिए, एल्केन का मतलब क्या हुआ, एल्केन मतलब देखिए कार्बन एक है, कार्बन की श्रृंखला में, ठीक है, कार्बन की श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन। अब कहें कैसे एल्केन, जैसे CH4 हो गया, इसको हम कॉमन नेम में मीथेन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम क्या, इसका आईपीसी नाम मीथेन होता है। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, अगर आईपीसी वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम आईपीसी फिर से पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा ये लेक्चर, कम से कम महीना भर यही चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, हम सबसे पहले बता रहे थे कि इससे क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन कहेंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन रहता है तो ईथ कहते हैं, 3 कार्बन रहता है तो प्रोप कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या कहते हैं, अगर सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लगा देते हैं। इतना सबको पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ, देखिए हेलो हम आपको पी ब्लॉक के तत्व में भी बताए थे कि हेलो का मतलब एक्स हुआ। एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, ये इन सभी को मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17वां ग्रुप जो है 70 ग्रुप को हम हैलोजन फैमिली का तत्व कहते हैं सभी को। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, हैलोजन आएंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसमें अब हम किसको डिफाइन कर रहे थे, हेलोएल्केन का। एल्केन का मतलब पता चल गया, हेलो का मतलब पता चल गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर हैलोजन परमाणु को जोड़ देना ही हेलोएल्केन है। जैसे मान लीजिए CH4, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा होगा, 1 2 3 4 इसी तरह होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करें कि एक रिएक्शन करा दें क्लोरीन का, ठीक है, माइनस के रूप में मान लीजिए क्लोरीन हो गया। ठीक है, क्लोरीन
पर क्या आता है, -1 का चार्ज होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है ये इस कार्बन से जुड़ना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। मतलब 3 हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेंगे, और ये जो स्थान है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये क्या कोई भी इसमें से बॉन्ड को अलग कर देता है। मतलब ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इसको अलग कर क्लोरीन इसका स्थान ले लेता है, और इसे ही कहते हैं हैलो एल्केन। ठीक है, मतलब एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर हैलोजन के जुड़ जाना, हैलोजन का ही जुड़ जाना हैलो एल्केन कहलाता है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसी को परिभाषा के रूप में। क्या, देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर हैलोजन परमाणु का जुड़ जाना, हैलोजन परमाणु का जुड़ जाना हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा हैलो एरीन। देखिए, हैलो एरीन क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, हैलो एरीन, ठीक है, हैलो एरीन। अब देखिए हैलो एरीन क्या होता है, हैलो का मतलब हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये है हैलोजन। एरीन का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम एल्केन नाम लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की खुली श्रृंखला, और जैसे ही हम लेंगे नाम एरीन का, तो एरीन का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से इसमें रिंग जुड़ा होता है। ठीक है, रिंग वाला अगर कोई भी कार्बन है तो उससे हम कहेंगे एरीन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये जो रिंग है इसको कार्बन के रूप में डिनोट करो, तो देखिए ये जो हमने इस तरह बनाया है, तो ये क्या होते हैं एक्चुअल फॉर्म में, ये जो डॉट 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 हमने इस तरह से दिखाया है, मतलब तिनकोना रूप में मोड़ा हुआ है, क्या होते हैं, जितने जगह पे मुड़े हुए हैं ना, बस सब जगह कार्बन होता है। एक कार्बन हम मान लीजिए इसे डिनोट कर दिए, फिर दूसरा हम इसे, इस वाले को यहाँ पर, तीसरे को हम इसी के नीचे, फिर चौथे वाले को हम यहाँ पर डिनोट कर दिए, पांचवें वाले को यहाँ पर, छठवें वाले को यहाँ पर। ठीक है, अब इन सभी को क्या करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाना चाहता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या करेगा, ये जो है कार्बन 2 बॉन्ड तो बना चुका है, अब ये 2 बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन से बना लेता है। अब यहाँ पर रिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे इस फॉर्म में डिनोट कर दिया जाता है। सभी ने ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन बना दिए, तो देखिए कार्बन की वैलेंसी पूर्ण हो गई। इसी तरह ये वाला भी बना लेगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह ये कार्बन भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लेगा। इसी तरह ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरह ये वाला कार्बन। ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमने इसका बनाया है, जो कि ये एक प्रकार का साइक्लो है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर बीच में गोल का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमने स्ट्रक्चर इसका बनाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब एक कार्बन को तो हमने डिनोट करना बता दिया। ठीक है, हम कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में गोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिंग में 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, 3 ऐसे हैं कार्बन जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ये कर दिया, अब एक को छोड़कर करेंगे, फिर ये कर दिए, फिर ये कर दिए। ठीक है, ये सही हुआ। अगर मान लीजिए अब कहना चाह रहे कि ठीक है हम यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना चाहते, हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो भी सही है, तो इस तरह से डिनोट कर दीजिए। यहाँ पर सबको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर किए हैं डबल बॉन्ड, आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, एक कार्बन को छोड़कर फिर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, एक कार्बन को छोड़कर फिर यहाँ पर कर देंगे, फिर एक कार्बन छोड़ेंगे तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाई है, 1 2 3, 3 बना लिया। कितना ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाना चाहता है, 4, तो मतलब एक इसका बॉन्ड रहेगा, मतलब एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और इसके वैलेंसी को पूर्ण कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्बन 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन दे दो। इसी तरह ये वाला जो है 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए, मतलब सभी जो है एक एक हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ एरीन का संरचना। ठीक है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन होता है।
इसी तरह आप इसमें भी सब जगह एक एक हाइड्रोजन डिनोट कर दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हम केवल हेलो एरिन के बारे में बताएं कि कैसा होता है। अब इसका हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमने परिभाषा इसका लिख दिया है। देखिए, आप राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि हमारे हाथ में देखिए आप देख रहे होंगे बैंडेज लगा हुआ है, हम कट गए हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गए हैं शीशे से, तो इसलिए करें कि राइटिंग पे मत जाइएगा, हम किसी तरह पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एरोमेटिक के हाइड्रोजन कार्बन के परमाणु को विस्थापित कर हैलोजन परमाणु का जुड़ जाना हेलो एरिन कहलाता है। अब देखिए, हम जब भी अब लिखेंगे हेलो एरिन तो अब हम इतना लंबा संरचना नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे एक पॉइंट और बता दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मुड़ी मुड़ी हुई है यहाँ पर, इसे ही कार्बन की माने हैं। देखिए, अगर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 3 कार्बन है, तो इस तरह से हम डिनोट कर दिए। अब कुछ लोग कहेंगे ठीक है, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ, अरे यार ऐसे ही तो है, मतलब ऐसे कर दिए। मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस तरह कर दिया ना तो आपके कार्बन कितने हुए, 2 ही हुए, मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए यार, तिनकोना, समझ रहे हैं ना कि मतलब मुड़ा हुआ। इस तरह से अगर हम कर देते, पूछ ले कि इसमें कितने कार्बन है, तो आप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 कार्बन है। हम कहें इसे डिनोट कर दो कार्बन के रूप में, तो आप कैसे करेंगे, 6 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, 1 2 इस तरह से। ठीक है, यही चीज़ देखिए हमने इस तरह से डिनोट कर दिया लाइन के रूप में और ये कार्बन के रूप में। अब ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इसे 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब ये 2 बनाए हैं तो इससे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये भी 2। इस तरह से आप चाहे तो वैलेंसीज का कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर परिभाषा लिखवा चुके हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए अब हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ कि एरिन तो हमारा ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से मतलब क्या हुआ, अब एक मान लीजिए हैलोजन परमाणु आया, मान लेते हैं क्लोरीन आया, चाहे फ्लोरीन आया, कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से कहीं पर भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ पर देखिए अगर हम खुली श्रृंखला इस तरह से डिनोट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन परमाणु को ये विस्थापित कर दे रहा क्लोरीन, तो क्या करेगा, अब इसका रूप ले लेगा, रूप का स्थान ले लेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिंग तो बनेगा ही इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर जो है इस तरह से डंडा लग जाएगा। अब ये डंडा क्या है, डंडा का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है, किसने विस्थापित किया, क्लोरीन ने। ठीक है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया और इसका स्थान कौन ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया। ठीक है, ये सब तो हम केवल चैप्टर के नाम पर इतना सारा पढ़ लिए, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना लंबा चैप्टर होगा। लंबा कुछ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो हमने हेलो एल्केन समझ लिया और हेलो एरिन समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए आप संकरण नाम सुने होंगे, हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहते हैं, उससे हम बताने जा रहे हैं। देखिए संकरण क्या होता है, संकरण जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इस चैप्टर का तो टॉपिक नहीं है, ये है 11th का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। जब हम पढ़ते हैं तब उसमें एक हेडिंग के रूप में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें पता करना है ना कि इसमें मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है, उसमें कौन सा, अगर मान लीजिए एक कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो हम कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कार्बन के बीच, ठीक है, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन ही बता देते हैं, डायरेक्ट 0 1 2 3, या फिर इसे आप रहने दीजिए, ठीक है, इसे काट दीजिए। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुके हैं, कैसे, तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, मीथेन का संरचना बना देंगे। ठीक है, संरचना बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि सिग्मा कितने हैं। ठीक है,
सिग्मा को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब समझ में आया ना, कि अगर एक बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होता है, सिग्मा केवल एक होता है, ठीक है। अब ये वाला भी पाई हो जाएगा, ये वाला भी पाई, मतलब इसमें दो पाई होते हैं, समझे ना। अगर कोई पूछ दे कि सिंगल बॉन्ड है उसमें कितने सिग्मा, तो एक हुआ। अगर डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा दो पाई। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए अब इस कार्बन से देखते हैं कि कितने बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है। तो 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 सिग्मा जब आता है तो इसको हम लिखते हैं sp3। अब आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया sp3 डायरेक्टली, ये मैं उनको बताना चाहूँगी जिसको स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से आता है। या फिर आप इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 दिखे तो sp3 लिखते हैं, ठीक है। अब 3 दिखेगा तो क्या करते हैं, इस p में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, sp, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो केवल s हो जाएगा, जो कि कभी बनता ही नहीं है, ऑर्बिटल फॉर्म में आता है। ये देखिए बहुत ही लंबा तो नहीं है, देखिए ये जो हेडिंग है ना संकरण, ये मतलब क्लास 11th का है टॉपिक, जो कि बहुत लंबे में पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। और हम यहाँ पर शॉर्ट में बना रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि टोटल सिग्मा को काउंट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम देख लेंगे sp2 कौन सा है, sp3 कौन सा है, sp2 कौन सा है। और मतलब 4 रहेगा तो sp3, 3 रहेगा तो sp2, 2 रहेगा तो sp लिखते हैं। अब हमने ये सिग्मा को काउंट कर दिया, ठीक है। हम बता ही दे रहे हैं कि ये जो s है इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और p जो है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल इस तरह से मतलब कक्षक होते हैं। अब इसी तरह s हो गया, सब में वही है, 3 कक्षक तो रहेंगे ही, फिर इसमें भी एक, ठीक है, ये हो गया। इसमें sp3 में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 का मतलब हम 1 2 3 4। अब देखिए एक तो हुआ है s का, p में कितने कक्षक पूरा भरे हुए हैं, तो 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 न लिखकर, अब ऐसा मत कीजिएगा अरे यार ये तो s है और ये p है, मतलब s 3 p, ये गलत है। अब देखिए 1 2 3 3 है ना, तो इसके ऊपर घात के रूप में चढ़ा देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा sp3। अब इसमें अगर 3 आ जाए तो इसमें हमको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3। तो ये क्या करेगा, देखिए एक तो हमने s का कक्षक ले लिया, अब p में कितने भरे हैं 1 2, तो हम 2 ले लिए, तो मतलब sp2 हो गया। अब sp 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, एक s में भर देंगे और एक p में, तो ये s हो गया और ये p हो गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं जो है। अब इसमें मान लीजिए कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जो भी है कार्बन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछ दिए क्या, फर्स्ट हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पूछते हैं कि ये जो नंबर 3 वाला कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको लगेगा कि इसका कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए, ऐसे तो आप सिंपल देखकर भी बता सकते हैं, नहीं पता तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को सबके स्थान पर पुट कर दीजिए। अब कैसे करेंगे, देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, फिर एक ये बनाया है, फिर एक हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड बनाया है, फिर ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक ये जो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसके वैलेंसी कितने खाली है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है और एक तो ये बना लिया है, तो मतलब 3 हमें हाइड्रोजन यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कार्बन किसी कार्बन से अटैच है एक बॉन्ड के द्वारा और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसे हाइड्रोजन के माध्यम से विस्थापित कर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है नंबर 2 वाला कार्बन, ये क्या किया कि 2 बॉन्ड इधर से बना लिया और एक बॉन्ड इधर से,
3 बॉन्ड तो बना लिया है, बस इसे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ये वाला कार्बन के साथ भी वही हाल है कि 2 बॉन्ड इधर से बना लिया, 1 बॉन्ड इधर से, तो मतलब एक हाइड्रोजन इसे ज़रूरत है। अब क्या इस कार्बन को किसी भी तरह का ज़रूरत है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन क्या, किसी भी हाइड्रोजन का? 3 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर, इसका तो ज़िंदगी एकदम सफल है। ठीक है, अब ये कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड तो इधर बना लिया, लेकिन इसको 1 बॉन्ड और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के द्वारा अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। हम पूछ क्या रहे हैं कि थर्ड, ये तीसरा वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए, पाई वाले को मत कीजिएगा। हम पहले बता दे रहे हैं कि हम पहले बता चुके हैं कि सिग्मा पाई कितने होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। तो हम इस केवल 3 वाले कार्बन को हम काउंट करने जा रहे हैं, मतलब ये वाला कार्बन। ठीक है, अब इसने क्या किया गया है, इसे हम बाहर लिख ले रहे हैं। एक कार्बन इसी तरह तो ये बॉन्ड बनाया हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने, ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा, और नीचे वाला क्या होगा, 1 पाई। हमें पाई वाले को काउंट नहीं करना, हमें सिग्मा वाले को काउंट करना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मान लीजिए कार्बन है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब जगह सिग्मा होगा। अब सोचिए कि ये जो कार्बन है कितने, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आए, तो आपका आंसर आएगा कि इसमें 1 2 3 सिग्मा आए हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अच्छी बात है, 3 सिग्मा आए हैं। तो हम पूछेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको अभी बताए हैं कि अगर 3 दिखे मतलब 1 कम कर देंगे, S का हो जाएगा, और उसके बाद P में 3 कक्षक होते हैं, मतलब 1 इसमें भर देंगे, 2 3 हो गया, मतलब S हो गया। फिर ये तो P वाला हो जाएगा, मतलब इसमें कितने भरे हैं, 2। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तीसरे वाले का अगर हम पूछें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ये डायरेक्टली हम इससे ज्ञात करने के लिए बताएं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 4th वाले पे पूछ देते तो क्या होता, तो आपका आंसर आता है 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, मतलब 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब कितना, sp3। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 2 वाले पे पूछ लेते तो क्या हो जाता, तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 2 3, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है तो नहीं इसे काउंट करेंगे, तो 3 सिग्मा मतलब sp2। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसमें पूछ लेते हाइब्रिडाइजेशन, इसका तो है ही नहीं, क्योंकि है कैसे, अब 1 सिग्मा यहाँ पर, 1 सिग्मा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो इससे हमें जितना भी पाई रहे यार, 1 भी काउंट नहीं करना है, बस सिग्मा वाले को काउंट करो। तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा को हम क्या कहते हैं, 2 सिग्मा को हम sp कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसमें भी वही हाल है, 1 सिग्मा तो यहाँ पर बना लिया और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बना लिया। सिंगल बॉन्ड है तो है अगर वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड उपस्थित रहता है। तो 2 सिग्मा यहाँ पर है, तो 2 सिग्मा को हम क्या कहेंगे, sp कहेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कुछ तो पता चल गया होगा आपको। अब हम बताना एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप जब अभी हमारे साथ पढ़िए ना, तो एक कॉपी में तो नोट कीजिएगा ही जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ मान लीजिए कोई भी पतली सी ही कॉपी हो, उसको अलग से रखिए, और हम जो कहेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी लाइन को आप अलग से लिख लिया कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो पॉइंट, आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, हम बताने जा रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और देखिए विद्युत ऋणात्मकता किसका अधिक होगा, अगर हम पूछें sp3, sp2, sp में अगर हम पूछे विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किस में होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम पूछा जाए तो sp में होगा, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो sp में होगा, फिर सबसे कम पूछा जाए तो sp3 में होता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता sp का अधिक, sp2, sp3। अब हम क्यों बता रहे हैं, ये सब हम आपको जब 11th का पढ़ाएंगे तब पता चलेगा आपको। अब तो 12th में आ गए हैं, हो सकता है पढ़ कर आए हो कहीं से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट रखिएगा याद। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बंध क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ किसका सबसे अधिक होगा? तो देखिए अगर हम पूछे sp3 sp2 sp में बॉन्ड लेंथ किसका सबसे अधिक होगा, तो देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, sp है, sp का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा, इसका छोड़िए, इसका देखिए sp3, जैसे हम क्या लिखते हैं sp3 किसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो CH4 का, केवल CH4 का ही नहीं बल्कि कई ग्रुप का है ये sp3, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कार्बन को हम सेंटर में रख देते हैं और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल इसे कहते हैं। और इसके बीच का जो कोण है, आपन कोण, ये जो है, या इससे कहिए ये होता है कोण 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इस कोण को कहिए, मतलब इसमें सभी कोण जो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट पर ये सभी आपस में मतलब बॉन्ड लेंथ बनाए रहते हैं। तो sp3 में आता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए इसमें किसका अधिक होगा, तो sp3 का होता है, उसके बाद sp2 का होता है, फिर sp का होता है। मतलब ये देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता में sp का मान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ में क्या होता है कि sp का मान बहुत ही कम होता है। ये सभी पार्ट जो है जीओसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये चैप्टर ही ऐसा है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, आपको बीच में इतना कन्फ्यूज़न उत्पन्न करेगा कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ें। हम इसीलिए सबको, बहुत लोग को ये बोरिंग चैप्टर लगता है केमिस्ट्री का सेकेंड वाला पार्ट, क्योंकि वो सही से डाटा पढ़ ही नहीं पाते हैं कि क्या है ये असल में बात, ठीक है। तो हम अब आपको बताना जा रहे हैं हेलो एल्किन के प्रकार। देखिए हेलो एल्किन, ठीक है, एल्किन। अब देखिए हेलो एल्किन हमने लिख तो दिया, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या हुआ, देखिए एल्किन एक कार्बन रहेगा तो मेथ कहते हैं, पता है ना ये प्लीज़ मत पूछिएगा कि ये मेथ क्या हुआ, हम लिख दे रहे हैं एक बार। देखिए एक कार्बन रहता है तो मेथ लिखते हैं, 2 रहता है तो इथ लिखते हैं, 3 रहता है तो प्रोप लिखेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन रहता है तो पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन को हेक्से लिखेंगे, 7 कार्बन को हेप्ट लिखते हैं, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन है तो नॉन लिखते हैं, और 10 कार्बन है तो डेक लिखते हैं, ठीक। ये तो सबको पता होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3Cl। देखिए हेलो एल्केन नाम ही है हेलो एल्केन, तो इसने हेलो अब जैसे हेलोजन ग्रुप का कौन है, क्लोरीन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर इसका IPC नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हेलो मतलब क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहेंगे, ठीक है, मेथ लिख दिए। अब क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा सभी अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, एन, तो मेथेन ऐसे लिखेगा ना, मेथेन, अब समझ जाइएगा, क्लोरो मेथेन, ठीक है। देखिए IPC में हम आपसे ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि IPC में अगर आप नाम लिखना चाह रहे हैं तो हमेशा इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा कि एन है तो एन कैसे लिखें, अब मेथ एन कंफ्यूज हो जा रहा है ना, तो इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज कीजिएगा हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन क्या IPC में हम जितना भी पढ़ाए हैं IPC नाम सबको हमने इंग्लिश में ही लिखा है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस डालिए, हो जाएगा। हम यहाँ पर बता रहे थे हेलो एल्केन के प्रकार, हमने केवल हेलो एल्केन लिखा कि प्रकार। अब देखिए हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, अगर एक होगा, एक है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। अब एक्स का मतलब अब हम बार बार नहीं लिखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही नहीं, ठीक है। अब एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक को हम कहेंगे मोनो, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर 2 कार्बन हो और ये हाइड्रोजन से
जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के बैलेंसिंग कर लीजिएगा, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बना लेगा हाइड्रोजन, इस तरह से, ठीक है। अब 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़े, तो इसे कहते हैं हम डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, हमने लिख दिया डाई हेलो एल्केन। अगर इसी तरह 3 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो, तीनों पे हेलोजन ग्रुप हो तो हम क्या कहेंगे, ट्राई, 3 बार आया हेलोजन तो क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसी तरह अगर मान लीजिए 4 बार आ जाए तो क्या कहेंगे, 4 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सब पे हेलोजन, तो इससे क्या कहेंगे, देखिए 1 बार आता है तो मोनो, 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, अब 4 बार आया तो इसे लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अब इसी बार 5 बार जुड़े हो कार्बन 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 कार्बन, फिर उसके बाद हेलोजन हेलोजन, तो क्या कहेंगे, पेंटा कहेंगे। मतलब देखिए 1 बार आया तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, दसा नहीं डेका, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ये याद किया ना कि 1 कार्बन को मेथ कहेंगे, 2 कार्बन को इथ, तो यहाँ तक तो क्या चलता है, जैसे मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, 4 को टेट्रा कहते हैं, और 5 है इसके आगे ए लगा दीजिए, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। मतलब जिस तरीके से आएगा इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हेलो एरिन के प्रकार, हेलो एरिन के प्रकार। अब हेलो एरिन जो होता है, अब देखिए ये होता है हेलो एरिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक क्लोरीन जुड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या, अब 1 कार्बन 1 हेलोजन है इस रिंग से जुड़ा है तो इसे कहेंगे मोनो हेलो एरिन, मोनो। अब जैसे वहाँ पर हेलो एल्केन कहते थे, अब यहाँ एरिन से जुड़ा है तो मोनो हेलो एरिन हो जाएगा, ठीक है। अब यही रिंग जो है एरिन जो है, अगर 2 क्लोरीन से अटैच हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लोरीन दिखाए हैं तो हमें यहाँ पर मोनो उसके बाद क्लोरो का यूज करना चाहिए था, लेकिन हम इससे CX मतलब Cl जो है इससे आप X मानिएगा और यहाँ पर भी X ही मानिएगा, ठीक है। मतलब हेलोजन को हम X से डिनोट कर दिए, तो इससे कहेंगे क्या, डाई हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन। अगर मान लीजिए यही एरिन 3 का हेलोजन से अटैच हो तो क्या हो जाएगा, 1 हेलोजन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, इससे हम कहते हैं ट्राई हेलो एरिन, हेलो एरिन। देखिए इसी तरह बढ़ता जाएगा, फिर आएगा टेट्रा हेलो एरिन, पेंटा हेलो एरिन, फिर हेक्सा हेलो एरिन, इससे अधिक नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, अब क्या, देखिए हेलो एरिन आया है, ठीक है, हेलो एरिन आया है। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप लगा है, इस हेलोजन ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन, ठीक है, इस हेलोजन ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है इससे हम कहते हैं ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। और उसके बाद एक कार्बन को छोड़कर इसका अपोजिट, मतलब हेलो एरिन के बगल वाला ऑर्थो कहलाता है और हेलो एरिन का अपोजिट वाला कार्बन, देखिए अपोजिट है ना एक तरीके से देखा जाए तो इससे हम कहते हैं पैरा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि हेलोजन अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर है जुड़ा हुआ, केवल हेलोजन ही नहीं, मान लीजिए हम इस तरह से डिनोट कर दिए, यहाँ पर CH3 लगा दिए, ठीक है, इसको कहते हैं टॉलुइन। अभी हम आपको सब बताएंगे, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर अगर कुछ भी लगा है तो इसका बगल वाला ये जो कार्बन है इससे हम कहेंगे ऑर्थो, ठीक है, और इसका अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, पैरा, ठीक है। ऑर्थो को हम नॉर्मल रूप से O से डिनोट कर देते हैं, और ये वाला O है तो ये वाला भी ऑर्थो ही होगा, मतलब इसके अगल बगल दोनों वाला, ठीक है, इसका ये भी ऑर्थो है और ये वाला भी ऑर्थो होगा, ठीक है। और पैरा को हम नॉर्मल रूप से P से डिनोट कर देते हैं,
ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। अब कुछ लोग समझेंगे कि केवल यहीं पर होगा तभी ऑर्थो पैरा होगा। अरे भाई देखिए, अगर हम इस तरह से डिनोट कर दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर सपोज कोई भी हेलोजन ग्रुप डिनोट कर दिए, हमने क्या कहा, हमने बस यही कहा ना कि अगर इस कार्बन को छोड़कर इसका बगल वाला कार्बन ऑर्थो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो, तो ये भी हो गया ऑर्थो, और इसका अपोजिट ये वाला बन रहा है तो ये हो गया पैरा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी है अगर उसके बगल वाला कार्बन है तो उससे हम कहते हैं ऑर्थो, फिर उसके पास उसके अपोजिट क्या होगा, पैरा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है ऑर्थो ऑर्थो हो गया, अब ये वाला पोजीशन तो छूट रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं मेटा, ठीक है, इससे भी कहेंगे मेटा, ऑर्थो पैरा मेटा। और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा मेटा और यहाँ पर हो जाएगा मेटा, इसमें भी ये वाला पार्ट हो जाएगा मेटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेटा। इतना पॉइंट याद रहेगा। हेलोजन परमाणु, अगर हेलोजन क्या रिंग से अगर कोई भी कार्बन अटैच है या हेलोजन अटैच है तो उसका बगल वाला कार्बन जो है ऑर्थो कहलाता है, उसका अपोजिट पैरा कहलाएगा, और ऑर्थो पैरा के बीच में मेटा आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की कौन सी डिग्री है, मतलब प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, कौन सा डिग्री है। जैसे होता है ना कार्बन, हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन, अब इसे सेल्सियस मत समझिएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, देखिए ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसे कहते हैं हिंदी में प्राथमिक, ठीक है, और इसे कहेंगे द्वितीयक, और इसे कहते हैं तृतीयक। तृतीयक, अब ये क्या होते हैं, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, और फोर्थ का आएगा चतुर्थक, और इंग्लिश में से कहते हैं क्वार्टरनरी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हम ये सारी चीज़ें जो है हेलो नहीं, हम जब IUPAC नाम बता रहे थे तभी सबको हम ये सारे जितने भी चीज़ें हैं सबको हम क्लियर किए हुए थे। अब हम क्या कहना चाहें कि देखिए मान लेते हैं कि इस तरह से हम डिनोट कर दिए हैं, ये कोई कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। अगर हम इसमें पूछें, ठीक है, अब 4 डिग्री को चतुर्थक मान लीजिए, चतुर्थक, ठीक है। अब हम पूछ लिए कि इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ठीक है, कि मतलब ये किस डिग्री का कार्बन है, इसका डिग्री बताओ। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाला कार्बन तो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो मतलब क्या हुआ कि इस वाले कार्बन को हम कहेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री मतलब प्राइमरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पूछ ले कि ये वाला कार्बन का डिग्री बताओ, कार्बन का डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। अगर हम इसको पूछ ले कि ये किस डिग्री का है तो ये भी तो डायरेक्टली इसी से अटैच है तो ये भी हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। अगर हम इससे पूछ ले कि ये किस डिग्री का है तो आप कहेंगे कि एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है और ये एक इससे अटैच है और एक ये इससे अटैच है, मतलब ये 4 कार्बन से अटैच है, और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं 4 डिग्री का कार्बन, ठीक, क्वार्टरनरी कार्बन। अब हम पूछ रहे हैं कि इस कार्बन का हमें बताओ ये किस डिग्री का है, तो आपका आंसर आएगा कि एक कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है और एक कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, मतलब यह 3 कार्बन से है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं टर्शरी कार्बन, ठीक है, तो ये टर्शरी हो गया। अगर हम पूछ ले कि ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो क्या आएगा, एक ही बॉन्ड के द्वारा डायरेक्टली इससे अटैच है तो ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। अगर हम इससे पूछ दें कि ये किस डिग्री का कार्बन है, डिग्री ऑफ कार्बन, तो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, और 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है तो इससे हम क्या कहेंगे टर्शरी कहेंगे, ठीक है। अगर हम इस कार्बन को पूछे ये किस डिग्री का कार्बन है तो ये जो है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसे प्राइमरी कहेंगे, और ये वाला कार्बन किस मतलब इसका किस डिग्री का है ये कार्बन, तो ये जो है इससे डायरेक्टली एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बन। ये रहा डिग्री ऑफ कार्बन, ओके। अब हम बताने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हेलोजन। अब कहेंगे कि हेलोजन का डिग्री कैसे पता करें, देखिए
हैलोजन, अब हम पढ़ ही रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो क्यों ना हम डिटेल रूप में जाने यार। वीडियो को जाने दो ना, लंबा जाने। हम बना रहे क्या, मेरा गलत दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं ना। हाथ भी दर्द कर रहा है लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं। हमें एक एक पॉइंट को लेकर चलना है। अब वो 5 मिनट 10 मिनट वाला वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो हमें समझकर थोड़ा समय देकर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर कोई कार्बन है, ठीक है, हमने वैलेंसी कंप्लीट करना बता दिया कि 4 होते हैं कार्बन की वैलेंसी, 4 जगह पर। अगर एक जगह से जुड़ा है तो सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। तो ये जो कार्बन है ये एक से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं ये। अब हम डिग्री ऑफ हैलोजन हमें बताना है किस डिग्री का है। तो ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन जो है, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये बताएगा हमें हैलोजन। तो इसमें तो केवल एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम कहेंगे, अब मान लेते हैं कि ये हो गया, फिर इसी के साथ एक और कार्बन जोड़ दिए यहाँ पर आपके एक। देखिए अब ये जो हैलोजन है इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी हैलो एल्केन। ठीक, प्राइमरी हैलो एल्केन। अगर यही कार्बन है, एक कार्बन हम यहाँ पर डिनोट कर दिए, एक कार्बन यहाँ पर और यहाँ पर हैलोजन जोड़ दिए, तो ये किस डिग्री का हैलोजन है। तो देखिए अब देखा जाए तो किस डिग्री का हो जाएगा, ये कार्बन डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, मतलब ये 2nd डिग्री का है। मतलब हम लिख सकते हैं 2nd डिग्री का हैलो एल्केन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यही कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली और यहाँ पर हैलोजन से, तब इसे क्या कहेंगे। तो देखिए 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये किस डिग्री का हैलोजन होगा, तो ये हो जाएगा टर्शरी डिग्री का, मतलब 3 डिग्री का हैलो एल्केन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए यही कार्बन इस तरह से डायरेक्टली अटैच होता और हम पूछ देते कि अब बताओ भाई कि ये किस डिग्री का कार्बन है, तो आपका क्या आंसर आएगा कि हम हैलोजन पूछें कि किस डिग्री का हैलोजन है, तो आपका आंसर आएगा कि ये कार्बन हम देखते हैं और उसके बगल वाला कार्बन देखते हैं कि ये कितने से अटैच है। तो हमने तो हैलोजन के बगल वाला देखा कि ये कितने से जुड़ा है, तो ये तो केवल डायरेक्टली एक से ना जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 1st डिग्री का हैलो एल्केन, ठीक है। अगर हम देखें हैलाइड का प्रकार कितना है, जैसे एल्किल हैलाइड जो है ये कई प्रकार के एक तरीके से होते हैं, ठीक है। हम अभी तक एल्किल हैलाइड के बारे में बताए हैं। अब एक होता है हमारा, दूसरा हम लिखते रहे यहाँ पर, एक होता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक, ठीक है, एलिलिक हैलाइड। अब ये एलिलिक हैलाइड क्या होता है, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखिए एलिलिक, और हम एक और नाम आपको बताएंगे, विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक ऐसे लिखाएगा ना, विनाइलिक। अब इसमें तो एनसीईआरटी में लिखा है वाइनिलिक हैलाइड, इससे हम हमेशा विनाइलिक पढ़ते हैं। चलिए आज पता चल गया वाइनिलिक। हिंदी तब में लिखने बहुत ही डिफिकल्ट होता हैलाइड। अब देखिए हम क्यों दोनों को साथ में लिए हैं, इसको और इसको। देखिए एलिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड दोनों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। 1 कार्बन ले ले, 2 कार्बन ले ले, 3 कार्बन ले ले, 4 कार्बन ले ले, 5 कार्बन ले ले, 6 कार्बन ले ले। अब सबको सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक जगह हम डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। हम क्या किए, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ले ली। अब इसमें हैलाइड लगा हुआ है ना, तो हम मान लेते हैं एक हैलाइड यहाँ पर है और एक हैलाइड यहाँ पर मान ले रहे हैं, ठीक है। हमें समझना है कि विनाइलिक क्या है और एलिलिक क्या है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, बस ये डबल बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ हैलोजन है ये, इससे हम कहते हैं विनाइलिक, ठीक है। विनाइलिक मतलब हम 3 लिख दिए ये वाला नंबर, ठीक है, विनाइलिक। और इस डबल बॉन्ड के बगल में ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि इस डबल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े हुए हैं कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन, मतलब इसका ये वाला, इसका
ये वाला कार्बन जो है। अब ये वाला जो भाग है इससे हम कहेंगे क्या, एलिलिक हैलाइड, मतलब सेकंड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया एलिलिक हैलाइड क्या है? इसमें पूरा आएगा, ऐसी बात नहीं है कि केवल हेलोजन यही डायरेक्टली अटैच, नहीं, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो। एक बार हम फिर से यही चीज़ लिख दे रहे हैं कि कार्बन 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 अगर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लेते हैं हेलोजन है, यहाँ पर भी हेलोजन, तो क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड जो है उसी पर अगर हेलोजन है इसे हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड, और इसका बगल वाला कार्बन अगर किसी हेलोजन से जुड़ा है तो इसे कहते हैं एलिलिक। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये तो हमने खुली श्रृंखला के बारे में बता दिया। अगर जैसे हम एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, जैसे एक हम रिंग ले लिए, ठीक है, एरिन है इसे, ठीक है, एरिन कहेंगे। अब इसमें हम ये चीज़ न लेकर के हम डायरेक्ट ये इस तरह से बॉन्ड के रूप में दिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी हेलोजन ग्रुप है। अब हम क्या किए, या फिर इसे भी न मानकर हम ये चीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या, डबल बॉन्ड एक यहाँ पर कर देते हैं और सेम यही चीज़ ये, ठीक है, अब सही से समझ में आएगा। अब ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर हम क्या किए, एक हेलोजन ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अगर हम इसी के पास अगर एक हेलोजन लगा दें तो क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में हेलोजन जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। देखिए हमने बताया ना कि डबल बॉन्ड के पास अगर हेलोजन है तो इसे फिनाइलिक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अगर हेलोजन से अटैच है तो उसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं बेंजाइलिक, समझ में नहीं आता कि बेंजाइलिक क्या है। बेंजाइलिक का मतलब क्या हुआ कि देखिए डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है, इसके बाद ये वाला कार्बन आया और इस कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, तो इससे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। हम नंबर दे दे रहे हैं, ये एलिलिक हैलाइड है और ये जो है यह वाइनिलिक हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पर हमने शायद बेंजाइलिक नाम ले लिया, लेकिन बेंजाइलिक नहीं, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक। बेंजाइलिक का रहने का मतलब क्या है, बेंजीन बन जाए ना। देखिए हमने जो अभी इस तरह से बनाया एरिन, ये क्या है, ये बेंजीन ही तो है, एरिन को ही तो बेंजीन कहेंगे। अब इस कार्बन के पास हम अलग से दिखा दे रहे हैं, जिसे मान ले रहे हैं कि ये कोई इस तरह से एरिन है, ठीक है। अब इसके बगल वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस एरिन के बाहर, ठीक है, एरिन के, हम फिर से बोल रहे हैं, एरिन के बाहर अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मतलब इस रिंग के बाहर एक कार्बन है और इस कार्बन से एक अटैच है। अगर मान लीजिए हम इस तरह से कह दें कि क्या ये बेंजीलिक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर X कर दें और यहाँ पर C कर दें, ठीक, हम कहें कि क्या ये बेंजीलिक है, नहीं, ये बेंजीलिक नहीं है। इससे हम कहेंगे क्या, इससे हम कहते हैं एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड, ठीक है। अब एरिल क्यों का है, क्योंकि ये रिंग बनाया है। हैलाइड क्यों का है, क्योंकि ये एक्स से जुड़ा हुआ है ना, मतलब रिंग जो है डायरेक्टली एक्स से जुड़ा हुआ है। अगर इसी कार्बन से अगर ये वाला एक्स जुड़ा होता तो इसे हम कहते हैं क्या, बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि एरिल हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड में क्या अंतर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि कुछ जैसे कॉमन नेम हो गया उसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत बता देंगे, आईपीसी नाम भी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देखेंगे आईपीसी नाम वाला, वो कंटिन्यू करके सोचते हैं कि कहीं आगे न ये लेक्चर ज़्यादा हो जाए, इसी की वजह से वो क्या करेंगे कि आईपीसी वाला नहीं देखेंगे। कुछ हद तक बता देंगे, ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि डिटेल रूप से वहाँ पर हमने बताया है। तो लेक्चर 2 में हम देख लेंगे आईपीसी नाम के बारे में, ठीक है। तो आज का बेसिक लेक्चर रहा, कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है ना तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा,
मैं रिप्लाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों।